हेलो दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं सभी टेट के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस मतलब पेपर्स आए हुए हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको सीडीपी के क्वेश्चंस बताऊँगा और सबसे पहले मैं जो लेने जा रहा हूँ वो रीट का 2017 का पेपर है, क्योंकि अभी रीट का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले रीट को ही उठाया है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस? ए, एबिलिटी ग्रुपिंग, बी, एडजस्टिंग द करिकुलम, सी, लीविंग चाइल्ड फॉर सेल्फ स्टडी, डी, एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? ए, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बी, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, डी, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीविंग द चाइल्ड फॉर सेल्फ स्टडी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 2, when both chronological and mental age of Poonam is 9 years, her intelligence category may be considered as A, superior, B, sub-average, C, average, D, genius। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है ए, उत्कृष्ट, बी, औसत से कम, सी, औसत, डी, प्रतिभावान। IQ निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो मेंटल एज 9 हो जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज भी 9 हो जाएगी, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा 100। तो 100 जो होता है वो एवरेज में आता है, औसत में आता है। तो इसका हम चार्ट देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो इस पिक्चर में गैरेट, मेरिल और वैशलर तीनों के द्वारा IQ का जो वर्ग होगा वो किस में किसको कैसे रखा गया है वो दिया गया है। जैसे 140 या उससे अधिक होगा तो वो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा, 120 से 139 के बीच में हो जाएगा तो ये श्रेष्ठ या सुपीरियर कहलाएगा, 110 से 119 के बीच में होगा तो ब्राइट या प्रभावशाली कहलाएगा, या उच्च औसत भी कह सकते हैं इसको। 90 से 109 के बीच में सामान्य एवरेज होता है, नॉर्मल होता है। 80 से 89 के बीच में निम्न औसत वाला होता है बच्चा। 70 से 79 के बीच में बॉर्डर लाइन यानी डल भी कह सकते हैं, अत्यंत मंद होता है। एंड 0 से 69 के बीच में जो होता है वो दुर्बल बुद्धि, फीबल माइंडेड होता है, मानसिक रूप से दोषी, मेंटली डिफेक्टिव, या मानसिक रूप से दुर्बल, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, अलग अलग का भी पूछ सकते हैं। वैसे वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इतने से इतने के बीच में अगर आ रहा है तो वो किस वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म? ए, पुअर सोशलाइजेशन, बी, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, सी, पुअर कम्युनिकेशन, डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है? ए, कमजोर सामाजिक व्यवहार, बी, रूढ़िबद्ध व्यवहार, सी, कमजोर संप्रेषण, डी, ऊपरी लिखित सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी लिखित सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ऑटिज्म में सोशल नहीं हो पाता है बच्चा अच्छे से, उसका स्टीरियोटिपिक बिहेवियर हो जाता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार करने लगता है वो, पुअर कम्युनिकेशन, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, कमज़ोर संप्रेषण होता है उसमें। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी क्वान्टिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज ए, डेवलपमेंट, बी, ग्रोथ, सी, इक्विलिब्रियम, डी, मैच्योरेशन। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? ए, विकास, बी, वृद्धि, सी, संतुलन, डी, परिपक्वता। मात्रात्मक मतलब होता है जिसको मापा जा सकता हो या जिसका मेजरमेंट लिया जा सकता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ ही है जिसको हम माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट, इक्विलिब्रियम और मैच्योरेशन जो है इसका मापन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, for the proper development of child at adolescent stage, parents and teachers can do the following: A, rendering proper gender education, B, providing suitable environment, C, arranging guidance and counseling services if required, D, all of the above। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं:
निम्न में से कौन सा? ए. लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बी. उचित वातावरण प्रदान करना, सी. परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, डी. उपरोक्त लिखित सभी। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च? ए. एक्शन रिसर्च हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग, बी. इट enable us to solve practical problems, C. focus on that are of immediate concern, D. offers formation feedback such that aims and methodology are open to variation। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ए. क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बी. यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, सी. त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, डी. यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो एक्शन रिसर्च तो हमने बीएड में किया भी था और उससे हमें ये पता चलता है कि एक्शन रिसर्च जो होता है वो थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एक्शन रिसर्च हेल्प इन थ्योरी बिल्डिंग, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये ऑप्शन गलत है, एक्शन रिसर्च से ये जुड़ा हुआ नहीं है। Question number 7. A teacher is going to apply the principles of Thorndike's theory in the classroom. What he should not apply from the following? A. Children should be made ready or motivated properly for learning a task. B. Children should be oriented to a discovery approach towards learning new things. C. Sufficient practice or drill work should be carried out. D. Teachers should try to make use of rewards as properly as possible. एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ए. बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी. बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी. उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। सी. डी. जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी ओरिएंटेड टू अ डिस्कवरी अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड? ए. सेंट्रिसिज्म, बी. इकोसेंट्रिसिज्म, सी. एनिमिज्म, डी. नन ऑफ द अबव। डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ए. केंद्रस्थ, बी. आत्म केंद्रस्थ, सी. जड़ात्मवाद, डी. इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिसिज्म, ऑप्शन नंबर बी, आत्म केंद्रस्थ। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा जीन पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि उसकी सेकंड स्टेज थी, उसमें ये बताया गया था कि ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा 2 से 7 साल की एज तक या 2 से 6 साल तक, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया था कि जैसा बच्चा देखता है वैसा ही सोचता है, मतलब उसे लगता है कि जो उसे लगता होगा वैसा ही सबको लगता होगा, तो ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन समवन फेल्स रिपीटेडली टू ओवरकम weaknesses and achieve some mastery or simply places excessive emphasis on some particular inferiority, who illustrated the above statement as inferiority complex? A. Carl Gustav Jung, B. Sigmund Freud, D. Karen Horney, D. Alfred Adler। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तत्व को किसने हीन भावना कहा था? तो इसको हीन भावना कहने वाले थे ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड एडलर ने। क्वेश्चन नंबर 10, द हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑन विच बंडूरा एंड वॉल्टर्स फोकस्ड इज? ए. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन, सी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी. नन ऑफ द अबव। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं ए. पुरस्कार तथा सजा, बी. निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी. स्ववास्तविकीकरण, डी. ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो बंडूरा एंड वॉल्टर्स ने जो फोकस किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन पर, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण।
Question number 11. As per the Right to Education Act, which of the following is not a role of teacher? A. Complete entire curriculum within the specified time. B. Teacher shall engage himself or herself in private tuition. C. Maintain regularity and punctuality in attending school. D. Assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instruction. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ए. एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना. बी. शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए. सी. विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए. डी. हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभूत प्रदान करना चाहिए. तो इसका तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि उसको प्राइवेट ट्यूशन में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए. ये जो है ये टीचर का रोल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12. According to Freud's recommended personality structure, which of the following would satisfy its fundamental urges immediately and reflexively as they arose, without regard to rules, the reality of life or morals of any kind? A. Superego. B. Both ego and superego. C. id. D. ego. फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ए. para अहम. बी. अहम तथा para अहम दोनों. सी. id. डी. अहम. तो जिसमें कोई नियम नैतिकता नहीं होती है वो होता है id. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. Question number 13. In which of the following technique the child earns object which they can exchange for desirable items, services or privileges? A. Token economy. B. Shaping. C. Extinction. D. Convert sensitization. निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ए. टोकन इकोनॉमी. बी. गठन करना. सी. विलोपन. सी. अप्रकट संवेदीकरण. तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन इकोनॉमी. क्वेश्चन 14. स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस. For example, a student wants to admit his mistake in front of the teacher, but at the same time he is afraid of being punished by the teacher. It is best explained by A. Approach conflicting situation. B. Avoidance conflicting situation. C. Approach avoidance conflicting situation. D. None of the above. समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं. उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है. निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ए. पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति. बी. वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति. सी. पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति. डी. उपरोक्तलिखित कोई नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति. क्वेश्चन नंबर 15. A 5-year-old child has a general lack of responsiveness to others, serious deficiency in communication and unusual repetitive behavior. Such characteristics are the sign of A. hearing impairment. B. scholastic backwardness. C. infantile autism. D. learning disability. एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है. इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? ए. श्रवण बाधिता. बी. शैक्षिक पिछड़ापन. सी. शैशव स्वलीनता. डी. अधिगम अक्षमता. तो हमने शुरू में ही एक पहला क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने ऑटिज्म के बारे में पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. इन्फेंटाइल ऑटिज्म, शैशव स्वलीनता. क्वेश्चन नंबर 16. A behavior pattern involving self-starvation that often arises in adolescence and especially prevalent among girls is known as A. anorexia nervosa. B. delirium tremens. C. autism. D. डाउन सिंड्रोम. किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है. ऐसी अवस्था को कहा जाता है
ए एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी डेलिरियम ट्रेमेंस, सी स्वलीनता, डी डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू फार साइटेडनेस? ए ऑप्टिक एट्रोफी, बी एस्टिग्मेटिज्म, बी हाइपरोपिया, डी रिफ्रैक्शन। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ए ऑप्टिक एट्रोफी, बी एस्टिग्मेटिज्म, सी हाइपरोपिया, डी रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपरोपिया। क्वेश्चन नंबर 18, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय ए थॉर्नडाइक, बी गार्डनर, सी कोलर, डी हल एंड टोलमैन। सीखने की व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ए थॉर्नडाइक, बी गार्डनर, सी कोलर, डी हल तथा टोलमैन। सो इंसाइटफुल थ्योरी दी थी कोलर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, एट अ पर्टिकुलर स्टेज चिल्ड्रन begin to use primitive reasoning and what to know the answer of all sort of questioning. Piaget called this intuitive. As per Piaget, which of the following stage he means? A concrete operation, B pre-operation, C formal operation, D none of the above. एक विशेषतर स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? ए साकार संचालन, बी पूर्व संचालन, सी औपचारिक संचालन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पियाजे ने जो दी थी 4 स्टेज दी थी, एक कंक्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन और पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर। तो पियाजे ने इसका इस्तेमाल किया था अंतर्ज्ञान का, इंट्यूटिव का, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, स्टेज नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ ए 3 months, बी 6 months, सी 35 to 40 months, डी 10 to 13 months। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ए 3 महीने में, बी 6 महीने में, सी 35 से 40 महीने में, डी 10 से 13 महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 13 महीने में। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? सो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दी थी वो वाइगोटस्की, ब्रूनर, एल्फ्रेड बिनेट, डी गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं ए वाइगोटस्की, बी ब्रूनर, सी एल्फ्रेड बिनेट, डी गार्डनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गार्डनर। Question number 23, who has given more stress on the philosophy of social constructivism? A वाइगोटस्की, बी पियाजे, सी डीवी, डी कोलबर्ग। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था? ए वाइगोटस्की, सी बी पियाजे, सी डेवी, डी कोलबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइगोटस्की। क्वेश्चन नंबर 24 जो था वो बोनस क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हियरिंग लॉस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए हर्ट्स, बी डेसिबल, सी वॉट, डी पाउंड। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। ए हर्ट्स में, बी डेसिबल में, सी वॉट में, डी पाउंड में। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? ए क्लाइंबिंग, बी हुपिंग, सी रनिंग, डी राइटिंग। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ए चढ़ना, बी कूदना, सी दौड़ना, डी लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिखना। क्वेश्चन नंबर 27, मीनिंग ऑफ स्कीमा इज ए चंकिंग मैकेनिज्म, बी लर्निंग टेक्निक्स, सी ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग मेमोरी, डी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। स्कीमा का मतलब है ए खंडन क्रियाविधि, बी अधिगम विधि, सी लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, डी शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। सो पियाजे में आपने पढ़ा ही होगा कि स्कीमा थे, और स्कीमा का जो मतलब होता है वो था कि लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित करना, यानी ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग मेमोरी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होती है वो स्कीमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज are known to break intelligence down into various basic skills that people employ to take in information, process it, and then use it to reason and solve problems. Who is the best known for propounding such theory? A. Jerome Bruner, B. Jean Piaget, C. J.P. Guilford, D. Robert Sternberg। सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विविध करने के लिए जाने जाते हैं जिसे लोग सूचना प्राप्त करते हैं।
प्रकरण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ए. जेरोम ब्रूनर, बी. जीन पियाजे, सी. जे.पी. गिलफोर्ड, डी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर डी। Question number 29. Select the educable group based on different level of IQ. A 70 to 90, B 30 to 50, C 50 to 70, D below 50। निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। A 70 से 90, B 30 से 50, C 50 से 70, D 50 से नीचे। देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। इसका आंसर जो है वो ए और सी दोनों ही होगा, 70 से 90 और 50 से 70। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज ए क्रोमोसोम, बी फर्टिलाइज्ड एग, सी जीन, डी जाइगोट। अनुवांशिकता की इकाई है ए क्रोमोसोम, बी निषेचित अंडा, सी जीन, डी युग्मज। तो यूनिट जो है हेरिडिटी की वो है जीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि रीट 2017 में आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और किसी एग्ज़ाम और किसी टेट के एग्ज़ाम का मैं पेपर लेके आऊँगा जिसमें हम पेडागोजी के सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना यार।